सत्य के साथ भारत विकास चैनल पर मैं राकेश सेन आप सभी का अभिवादन करता हूं। संसार में इस तरह की अनेकों हस्तियां हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर बड़े बड़े पदों को वैभवशाली जीवन को छोड़कर साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गरीबों और पशुओं की सेवा करते हैं। आज मैं कुछ इसी तरह की शख्सियत जो अपने नगर का गौरव भी हैं से आपका साक्षात्कार कराने जा रहा हूं। आप हैं पुनीत समैया जी। पुनीत जी ने MBA किया है और अपने वैभवशाली जीवन को त्याग कर प्रकृति के सुरक्षा और संरक्षण के लिए निरंतर वृक्षारोपण में लगे हुए हैं। पशुओं की सेवा की खातिर एक डेयरी प्रारंभ की है। आइए जानते हैं पुनीत जी की कहानी स्वयं पुनीत जी से। पुनीत जी, आपने MBA किया है और MBA करने के पश्चात एक दूध डेयरी चला रहे, आखिर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, शिक्षा हमारे देश का या हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं हर बच्चे से निवेदन करूंगा कि शिक्षा अवश्य लें। शिक्षा करने से हमारे जीवन में जो परिवर्तन होता है उसका मैं मुखारबिन नहीं कर सकता, पर शिक्षा का जो प्रतीक है, शिक्षा का जो आज हमारे जीवन में आधार है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बात रहा मेरे MBA का, तो MBA मैंने HR मार्केटिंग से करने के बाद 1.5 साल एज एन HR मैनेजर जॉब किया। मेरे लिए दूध डेयरी का जो सबसे बड़े आदर्श रहे मेरे पिताजी, उन्होंने मुझे इसका मार्गदर्शन दिया और लोगों ने अपने मन में जो एक दूध डेयरी का डर बना के रखा है कि इस व्यापार को करने में काफी परेशानियां, दिक्कत होती हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। अगर व्यवस्थित काम किया जाए तो आप 100 जानवर भी सिर्फ 3 लोगों से जरूरत से आप उस डेयरी को सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसमें कोई आपको परेशानी नहीं है। पुनीत जी, आप एक डेयरी चला रहे हैं और उसमें अनेक पशु हैं, वह किस किस तरह की नस्लों के हैं? देखिए, अधिकतर हमारे भारत देश में पंजाब और गुजरात को महन योगदान दिया जाता है, खासकर पशुओं के माध्यम के लिए। आज मेरे पास पंजाब की जो मुर्रा भैंस होती है, बन्नी भैंसें होती हैं, वो भी है, और साथ में गुजरात से जाफराबादी भैंस होती हैं, उनका मेरे पास एक समावेश है। साथ साथ आज हमारे पास कुछ गिर गाय भी हैं और शाहीवाल गाय। इन गायों का जो विटामिन, मिनरल्स की जो मात्रा होती है काफी अधिक होती है, और जिस दूध को हम A2 दूध बोलते हैं, आज पूरे भारत देश में उसका प्रसार हो रहा है। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए मैंने अपने दूध डेयरी का व्यापार सुचारू रूप से करने के लिए कोशिश की। पुनीत जी, एक प्रश्न मेरे सामने और आ रहा है, वह यह है कि अधिकांश मैंने देखा है लोगों के लिए कि दूध बढ़ाने के लिए लोग इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। क्या इस तरह की बात आपके यहाँ है या नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, सबसे अच्छा प्रश्न लगा मुझे आपका ये। देखिए सर, मेरा दूध जो मार्केट में बिक रहा है 60 रुपए किलो बिक रहा है, और अगर आप बाजार में दूध लेने जाएंगे तो आपको 40 रुपए किलो भी मिल सकता है। तो ये जो 20 रुपए का डिफरेंस है, ये क्यों है? लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि आपका दूध काफी महंगा है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम अपने जानवरों के लिए कभी इंजेक्शन का उपयोग नहीं करते जी। हम अपने दूध का नाम ऑर्गेनिक इसलिए देते हैं क्योंकि हमने उनके लिए जो फीड बोई है, हमने मक्का बोया है, हमने ज्वार बोई है, हमने बाजरा बोया है। इन तीनों का खेत में बोने के बाद ना तो हमने उसमें DAP डाला है, ना तो हमने उसमें यूरिया डाला है, और ना उनका दूध निकालने के लिए कभी किसी टैबलेट का या किसी इंजेक्शन का यूज करते हैं। आज FSSAI जो फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कंपनी है, हमारे भारत सरकार द्वारा संचालित चल रही है, उसका रजिस्ट्रेशन मैंने पहले पास कराया। आज हमारे जानवर के लिए जो हम फीड देते हैं उसमें शुद्ध देसी फीड रहती है। मक्का, ज्वार, बाजरा, दलिया और खली आती है, जिसको हम बोलते हैं बिनोला की खली। ये प्रोडक्ट्स देने के बाद, ये देसी चीजें देने के बाद हमारे जानवर का जो दूध है वो बिना किसी इंजेक्शन या बिना किसी दवाई के जरूरत ही नहीं पड़ती हमको लगाने की। पुनीत जी, आपकी दुग्ध डेयरी स्थापित है और उस दुग्ध डेयरी में पशुओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए सर, सबसे ज्यादा परेशानी आती है हमको ठंड के मौसम में। बाकी जो हमारे बरसात और गर्मी के मौसम होते हैं, ऐसे मौसम होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गर्मी की बात करूं तो हमने अपना जो टीन सेट डेवलप किया है वो फुल्ली वेंटिलेटेड टीन सेट है। हमने उसको चारों तरफ से बंद नहीं किया है, और एक सकमस्टाइज टाइप का टीन सेट हमने सेट किया है कि नीचे की हवा जो अंदर जाती है वो ऊपर निकल के बाहर आ जाती है, मतलब जो वेंटिलेशन है बना रहता है। आजकल लोग क्या करते हैं, डेयरी को पैक कर देते हैं जिससे जानवर को जो शुद्ध हवा लगना चाहिए उससे नहीं लगती।
भले आप कूलर लगा लो, एसी लगा लो, पंखा लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक प्राकृतिक हवा उनको ना लगे। दूसरी बात, बरसात में जानवर, खासकर जो भैंस होती है, उसको पानी सबसे अच्छा दोस्त होता है। बरसात की जो बौछारें हमारे टीन सेट के अंदर जाती हैं, उस बौछारें में मुझे ऐसा लगता है जैसे मोर बन में नाच रहे हैं। उसी प्रकार का जो अनुभव होता है उस भैंस के लिए, मुझे लगता है वैसे अनुभव होता होगा। इसके अलावा जो हमारे पास 15 से 20 गायें हैं, गायों के लिए हमने क्या करा है, प्लांटेशन किया है अपने नर्सरी पे। वहां काफी सागौन के पेड़ लगे हैं, कुछ अमरूद के पेड़ लगे हैं, कुछ लिप्टिस के पेड़ लगे हैं। तो हमने उनके लिए अलग अलग जगह छोड़ के रखी है। भैंसों के लिए हमने अलग जगह छोड़ के रखी है और गायों के लिए अलग जगह छोड़ के रखी है। वहां टंकी रखी है हमने पानी की। दूध देने के बाद उनको हम उस गार्डन में छोड़ देते हैं, वो पूरे में घूमती फिरती रहती हैं। उनको ऐसा बंदिश सा फील नहीं होता कि कहें मतलब मैं एक जेल में हूँ, बल्कि उनको एक खुला वातावरण वहां मिलता है। तो उससे क्या होता है कि जानवर का जो प्राकृतिक बिहेवियर होता है वो पॉजिटिव रहता है, ना कि नकारात्मक होता है। प्लस ठंडों में हम अब अपनी गाय जो रहती हैं उनको एक अलग से शेड तैयार हमने करा है, उसके अंदर उनको शिफ्ट कर देते हैं। और माने भैंस की बात, तो भैंस के साथ कोई खास दिक्कत नहीं होती, सिर्फ एक नेट आती है नीली, उससे हम कवर कर देते हैं अपने सेट को, कोई दिक्कत ही नहीं होती साल भर। पुनीत जी, आपकी दुग्ध डेयरी में अधिक संख्या में पशु भी हैं और उनके बछड़े भी हैं। आखिर आप कैसे पहचानते हैं कि कौन का बछड़ा किस माँ का है? देखिए सर, मैं ये मानता हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई अगर चीज़ है तो वो है माँ की ममता। एक माँ जिस बच्चे को या बच्ची को अपने पेट में रखती है, 9 महीने उसका लालन पालन अपने पेट में करके रखती है, जब बच्चा वो जन्म लेता है ना, तो पूरे दिन वो उस बच्चे को चाटती है। जब तक उस बच्चे को चाट ना ले, आप ये मान के चलिए कि उसके पास जाना भी कठिन होता है। पहचानना तो दूर की बात है, अगर उस बच्चे को हम एक कमरे में बंद कर दें और उस माँ तक भनक पहुंच जाए, तो वो माँ वहां सुकून से खड़ी नहीं होती। वो अपने मुंह से चिल्लाती रहेगी, उसका बच्चा चिल्लाता रहेगा। इसका कोई उत्तर किसी के पास नहीं है, बस एक ममता का जो बीच में एक रास्ता है, वो रास्ता बच्चा अपने आप अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। आपके पास अगर 100 भैंसे हैं और 100 बच्चे हैं, तो ये नामुमकिन है किसी को भी पहचानना का इसका बच्चा कौन सा है, इसका बच्चा कौन सा है। वो तो बस उनके बीच में जो ममता है, अपने आप उसका मुंह उनके थनों में जाके लगता है। ये सब कुदरत की देन है, इसमें हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने खुद प्रैक्टिकली अपने डेयरी में देखा है कि हमारे बच्चे की एक आंख में तकलीफ है, दूसरी आंख से उसको कम दिखता है। और जब दूध लगने का समय आता है, हम उसकी रस्सी छोड़ते हैं, तो पता नहीं किस सुगंध से, किस ममता से, किस प्यार से अपने माँ के पास पहुंच जाता है। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं दुनिया में, इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। आपकी डेयरी कहाँ पर स्थापित है और अप्रोच रोड के लिए क्या सुविधा है, आम जनता जहाँ पहुँच सके? देखिए सर, पहले तो मेरा विचार था कि बीना शहर में ही डेयरी खोलूं, पर परस्पर इतने जानवर शहर में रखना, उनके लालन पालन के लिए व्यवस्थाएं, जमीन थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो एक हमारी पैतृक जमीन पड़ी हुई थी बड़धोरा ग्राम में, वहाँ पहले हमने प्लांटेशन भी किया था जी। तो हमें उससे अच्छा कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं लगा कि इससे बढ़िया कोई जगह होनी चाहिए। पर हाँ, कुछ समस्याएं हैं, वहाँ आने जाने की समस्या है, बरसात में हम वहाँ आ जा नहीं सकते, हमें दूध लाने बड़ी तकलीफ होती है, किस तरीके से लाएं, क्या करें। तो हमने ट्रैक्टर का व्यवस्था करी है। अगर कभी आप भी वहाँ आना चाहें तो आपको भी मेरे हिसाब से पैदल तो नहीं जा पाएंगे, पर हाँ ट्रैक्टर से मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। तो समस्याओं के आगे ही जीत होती है। तो मैं ये नहीं मानता कि ठीक है रोड नहीं है, भविष्य में हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। पर आज कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो मुझे इस डोरी को चलाने से रोक सके। मैं अपने आप में पूर्णतः विश्वास नहीं भरा हुआ हूँ और कोशिश करूंगा कि अच्छी से अच्छी और शुद्ध चीज हमारे बीना वासियों के लिए मैं दे सकूं। पुनीत जी, इस डेयरी के अलावा ऐसा सुना गया है कि आप वृक्षारोपण में भी काफी इंटरेस्ट लेते हैं, और ये वृक्षारोपण आपने कहाँ कहाँ स्थापित की है? सर, प्रकृति से मुझे बहुत प्रेम है। अब ये पता नहीं मुझे कहाँ से होगा, पर मेरे मन में ऐसी मंशा रहती है कि मैं इस पूरे बीना क्षेत्र को या अपने पूरे देश को हरा भरा करूं। पर जितनी कोशिश मेरे बस की है मैं उतना कर रहा हूँ। मैंने अपनी क्रशर का जो मेरी लीज है, उस लीज में से भी मैंने आधी ज़मीन छोड़ के मैंने प्लांटेशन किया है। हर साल मैं 12 से 15 हज़ार प्लांटेशन करता हूँ। पर वहाँ इतनी भीषण गर्मी है, तापमान इतना अधिक होता है कि पेड़ को तो सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिलती। उसके अलावा जो ज़मीन है जहाँ हम प्लांटेशन करते हैं, वहाँ जो गुणवत्ता है उस मिट्टी की, वो उसके अनुरूप।
फिर भी हमने क्या किया था, एक 5-5 किलो की जो बाल्टियां आती हैं ना जी, हर एक बाल्टी को हमने एक पेड़ के लिए दी। उस बाल्टी से क्या होता है, उस बाल्टी को भर देते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन तक के लिए उस बाल्टी की वजह से वो पानी वहां रुका हुआ रहता है और नीचे रुई लगा देते हैं। वो बूंद 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 आराम से उस पेड़ के लिए चलता है। ऐसे मेहनत करने के बाद पिछले 1-1.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मैंने 1800 पेड़ों को बचा लिया है और अब वो 1800 पेड़ इस बरसात का मजा ले रहे हैं और स्वाभाविक सी बात है कि उन पेड़ों की अब जीवन अमर है। आपने अभी तक हमारा कार्यक्रम देखा, मुझे आशा है कि पुनीत समैया जी से प्रेरणा लेकर आत्मनिर्भर भारत बनाने में आप सहयोग प्रदान करेंगे। जय हिंद। उम्मीद करती हूँ हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। इसी के साथ नमस्कार।